सो स्टूडेंट्स, आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स का दूसरा लेक्चर करेंगे और ये है कैपेसिटी टू सू और बी सूड। तो देखिए, सू करना मतलब किसी पे केस करना, बी सूड मतलब कोई आप पे केस कर दे। तो सबसे पहले समझते हैं कि माइनर जो होता है ना, जो 18 साल से कम एज का बच्चा कह लीजिए, जो 18 साल से कम एज का होता है, तो उसको भी सू किया जा सकता है और वो सू भी कर सकता है। वो एक माइनर टॉर्ट्स के अंतर्गत सू कर सकता है और उसको सू किया जा सकता है। बस एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्चुअल केसेस में, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के वायलेशन वाले केसेस में एक माइनर को सू नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता। तो अगर अगर कोई माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो ही नहीं सकता है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अगर टूट भी गया तो उसको सू आप कैसे कर सकते हो, है ना? बिकॉज एक माइनर के किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज वॉइड, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो इसलिए आप समझ लो कि माइनर को सू किया जा सकता है और माइनर सू भी कर सकता है, लेकिन उसको सू कब नहीं कर सकते? सिर्फ एक केस में, अगर माइनर ने किसी कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया हो तो उसको सू नहीं किया जा सकता है, बिकॉज इन द फर्स्ट केस वो कॉन्ट्रैक्ट ही लीगल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है। दूसरा, कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशन मतलब कंपनीज। तो कॉरपोरेशंस को हम पर्सन्स मानते हैं और लॉ में, और क्योंकि वो पर्सन्स होते हैं देयरफॉर कंपनीज कैन आल्सो बी सूड फॉर द एक्शंस ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। तो कंपनीज को सू किया जा सकता है और कंपनी भी सू कर सकती है। तो दोनों ही चीजें हो सकता है, एक कंपनी किसी को सू भी कर सकती है और कंपनी के एम्प्लॉइज के एक्शंस के लिए कंपनी को भी सू किया जा सकता है, बिकॉज कंपनी एक लीगल पर्सन है एज पर द लॉ। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि कोई भी पर्सन जो जुडिशियल अथॉरिटी मतलब जजेस, कोई जज है ना, किसी ट्राइब्यूनल का जज या किसी भी कोर्ट का जज, तो अगर वो अपने सोवरेन कैपेसिटी में कोई भी एक्शन लेता है, अपने सोवरेन कैपेसिटी में वो कोई जजमेंट देता है, कोई डिसीजन देता है, तो उसके लिए उसको सू नहीं किया जा सकता है। एक जज, लेट अस सपोज एक पर्सन ए है, वो ट्रायल कोर्ट गया और ट्रायल कोर्ट ने उसको 7 साल की सजा सुना दी, 7 साल जेल की सजा सुना दी। अब 1 साल तक वो जेल में रहा, फिर वो हाई कोर्ट चला गया। अब हाई कोर्ट जब वो जाता, हाई कोर्ट बोलता है कि भाई हाई जो फैसला था ट्रायल कोर्ट का ना, वो सही नहीं था। हाई कोर्ट बोल रहा है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही नहीं था, और वो जो ये 7 साल का सजा था जो ट्रायल कोर्ट ने दिया था उसको ओवरटर्न कर देता है हाई कोर्ट। तो ये जो पर्सन ए है जिसको 1 साल जेल में रहना पड़ा, अब तो वो गुस्से में लाल हो जाएगा। वो बोलेगा मेरा 1 साल चला गया, मेरा 1 साल इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ का चला गया। अब वो जाए और ट्रायल कोर्ट के जज को सू करने की कोशिश करे कि भाई ट्रायल कोर्ट के जज ने मेरे को गलत फैसला दे दिया जिसकी वजह से मैं 1 साल जेल में रहा, बहुत ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट हुआ, फिजिकल हैरेसमेंट हुआ जेल में, तो मुझे तो कंपनसेशन चाहिए। तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जज का कोई भी फैसला जो वो जुडिशियल कैपेसिटी में दे रहा है उसके लिए उसको सू नहीं किया जा सकता एज पर इंडियन लॉज। अब विकैरियस लाइबिलिटी क्या होती है? तो जनरली लॉ में ना, जो सजा सजा उसको मिलती है जो क्राइम करता है। लॉ का यही नियम है ना, जो क्राइम करेगा उसको सजा मिलेगी, यही होता है लॉ में जनरली। मतलब अगर एक व्यक्ति है ए, उसने कोई क्राइम किया तो सजा उसको मिलेगा, उसके भाई को, उसकी पत्नी को, उसके पिता को, उसके बेटे को, किसी को नहीं मिलने वाला, सिर्फ ए को मिलेगा। ऐसा ही होता है लॉ। हाँ, नॉर्थ कोरिया को छोड़ दो, वहां तो कुछ और भी होता है, वहां तो 3 पीढ़ी को सजा मिलती है जैसा मैंने सुना है। लेकिन इंडिया की बात करें तो सजा उसको मिलेगी जो कि क्राइम करेगा। लेकिन विकैरियस लायबिलिटी एक यूनिक केस है जहां पे सजा जिसने क्राइम किया उसको नहीं मिलती है, किसी और को मिलती है। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं।
तो विकैरियस लाइबिलिटी में सबसे पहले आता है मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। और ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि he who does an act through another is deemed in law to do it himself। तो अगर कोई व्यक्ति A है जो किसी एक्ट को कर रहा है B के जरिए, B से करवा रहा है वो एक्ट, लेकिन करवा कौन रहा है? A, तो ऐसा माना जाएगा लॉ में कि इस एक्ट को A ने ही किया है। तो जो भी व्यक्ति एक्ट करता है थ्रू समवन एल्स, इट इज डीम्ड इन लॉ दैट ही हैज डन इट हिमसेल्फ। अब मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के टेस्ट क्या क्या है? सबसे पहला होता है हायर एंड फायर टेस्ट, जिसका मतलब क्या होता है? जो मास्टर है ना, वो किसी को भी हायर कर सकता है और फायर कर सकता है अगर अपने विल पे। तो मतलब कि वो जो व्यक्ति है जिसको हायर और फायर कर सकता है वो उसका सर्वेंट है, और जो इंसान हायर और फायर कर सकता है वो मास्टर है। तो ये पहला टेस्ट है। अगर हायर एंड फायर टेस्ट पे कोई सही खड़ा हुआ तो मतलब वो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप वहां पे है। दूसरा टेस्ट क्या है मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप का? डायरेक्शन एंड कंट्रोल टेस्ट। अगर मास्टर अपने सर्वेंट के काम को डायरेक्ट और कंट्रोल कर सकता है तो यहाँ पे भी दोनों मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में है, ऐसा माना जाएगा। और तीसरा है द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये है कि जो एक्ट सर्वेंट ने किया, ही शुड हैव डन इट वाइल बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ए मास्टर है, बी सर्वेंट है, और उसका ड्राइवर है बी। बी सब कुछ गाड़ी वाड़ी सब सही चलाता है, पर घर पे जाने के बाद रात को ड्यूटी खत्म होने के बाद वो शराब पी के जाता है और अपनी बीवी को बहुत पीटता है। तो यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि ए की गलती है और ए को जेल में डालो अगर बीवी इसकी कंप्लेन करती है बी की। तो कि भाई क्योंकि बी जो है ए का एम्प्लॉय है और बी ने अपनी बीवी को मारा, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, तो भाई ए को सजा दे दो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। ऐसा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बी ने जब वो काम किया, अपनी बीवी को पीटने का काम किया, डोमेस्टिक वायलेंस किया, तो उस समय ही वॉज नॉट इन इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, है ना, वो उस एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में नहीं था, उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। ठीक है। तो ये 3 टेस्ट होते हैं। अगर तीनों टेस्ट पे सही, अगर तीनों टेस्ट में टिक आ गया, तीनों टेस्ट में टिक आ गया, तो कहा जाएगा मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। और उस केस में क्या होगा? सर्वेंट की गलती के लिए मास्टर को सजा भुगतनी पड़ेगी। सर्वेंट ने कोई गलती किया तो मास्टर को उसके लिए सजा मिलेगी। अच्छा, एक्ट इज कंसिडर्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ। ठीक है। एक्ट को कब कंसिडर किया जाएगा इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? अगर ऑथराइज्ड एक्ट डन राइटली। मतलब ये है कि ए है और ए का ड्राइवर है बी, और ए ने बी को बोला कि तुम जाके मेरे लिए समोसे लेके आओ, जल्दी जल्दी गाड़ी भगाना, मुझे बहुत मन कर रहा समोसा खाने का, जल्दी से लेके आना तुम। उस चक्कर में बी ने गाड़ी भगाई और उसने किसी दूसरी गाड़ी को ठोक दिया। तो यहाँ पर क्या है? एक्ट जो है वो ए ने ऑथराइज किया है बी को। ए ने बी को बोला जाके गाड़ी से समोसे लेके आओ, तो एक्ट ऑथराइज्ड एक्ट था, है ना। और यहाँ पर ऑथराइज्ड एक्ट जो था वो बी करने गया था, लेकिन यहाँ पे क्या था? वो जो एक्ट था इट वाज डन बाय बी रॉन्गली, है ना। बी को ऐसा तो नहीं बोला गया ना कि तुम जाके गाड़ी ठोक के आ जाओ, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए बी यहाँ पे, बी ने गलती करी, फिर भी ए लायबल है बिकॉज कंपनी ए की थी, ए मास्टर था। अगर ऑथराइज्ड एक्ट डन राइटली है, मतलब ए ने बी को बोला जाके तुम बैंक में डाका डालो, और बी बैंक में डाका डालने चला जाता है, तो ए ने जो बोला करने के लिए, एक्ट ऑथराइज किया ए ने बी को करने के लिए, डाका डालने के लिए, और बी ने सही सही वो किया भी, राइटली किया उसने, तो यहाँ भी मास्टर लायबल है। तो ऑथराइज एक्ट अगर राइटली कर रहा है सर्वेंट तब भी मास्टर लायबल है। ऑथराइज एक्ट रॉन्गली कर रहा सर्वेंट, जैसे मैंने समोसा एग्जाम्पल लिया, तो वहां भी मास्टर लायबल है। लेकिन अगर अनऑथराइज्ड एक्ट है तो वहां पे मास्टर लायबल नहीं है। अनऑथराइज्ड एक्ट का एग्जाम्पल वही आप ले लो, अगर बी जो ड्राइवर है वो घर पे जाने के बाद अपनी बीवी को बहुत पीटता है, तो वो एक्ट ऑथराइज तो है ही नहीं ना, ए ने थोड़ा ना बोला जाके अपनी बीवी को पीटो। तो ये क्या है? क्योंकि यहाँ पे ए ने ऑथराइज नहीं किया उस एक्ट को, इसलिए ए इज नॉट लाइबल, द मास्टर इज नॉट लाइबल।
ठीक है। तो दो केसेस में लायबल होता है मास्टर, थर्ड केस में मास्टर लायबल नहीं होता है। विकैरियस लाइबिलिटी में एक तो हमने पढ़ा मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, दूसरा है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है? एजेंट क्या होता है? एजेंट होता है जिसको कि कोई दूसरा पर्सन, जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, उसने कोई एक्ट ऑथराइज किया करने के लिए, और उसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट उस एक्ट को करता भी है। और इस केस में होता है प्रिंसिपल और एजेंट दोनों लायबल होते हैं उन एक्ट्स के लिए, क्योंकि एजेंट के कहने पे प्रिंसिपल ने वो एक्ट किया, सॉरी, क्योंकि प्रिंसिपल के कहने पे एजेंट ने वो एक्ट किया, इसलिए यहाँ पर कौन लायबल है? यहाँ पे प्रिंसिपल लायबल होता है। एग्जाम्पल ले लो आप कि अ, एक लैंड लॉर्ड है ना, लैंड लॉर्ड है, उसने अपने एक एजेंट उसने रखा है अपना घर किराए पे लगाने के लिए। अब एजेंट ने जो भी किराया, फॉर एग्जाम्पल एक रेंटर है ना, एक इंसान है इसको रेंट पे मकान लेना है, एजेंट ने बोल दिया रेंटर को कि 15,000 किराया है इस मकान का, और रेंटर पैसा पे कर देता है 15,000 किराया। उसके बाद लैंडलॉर्ड अपनी बात पे नहीं मुकर सकता है कि भाई मैंने तो नहीं बोला था, ये मेरी बात नहीं थी, एजेंट ने बोला। नहीं भाई, ये एजेंट ने बोला पर आपके बिहाफ पे बोला, आपने इस एजेंट को एम्पावर किया था कि आपके बिहाफ पे वो बोले। तो जो भी रेंट अब है, वो चाहे 15,000 ही क्यों ना हो, वो रेंट में आपको किराएदार को रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एजेंट ने बात बोली वो एक्चुअली आपने ही बोली इन लॉ, मतलब बिकॉज वो आपका एजेंट है। इसलिए इसलिए जो भी एजेंट काम करता है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, तो अगर पार्टनरशिप फर्म है उसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं दे आर जॉइंटली लायबल फॉर एनी एक्ट डन बाय वन ऑफ देम। कोई एक भी कोई इस एक्ट को करता है उसके लिए सारे पार्टनर जॉइंटली लायबल होते हैं। किस में? कहाँ कहाँ पे लायबल होते हैं सारे पार्टनर जॉइंटली? पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर जॉइंटली लायबल होते हैं फॉर एनी एक्ट डन बाय इवन वन ऑफ देम। स्टेट क्या होता है? स्टेट को भी एक एम्प्लॉयर की तरह हम ट्रीट करते हैं विकैरियस लायबिलिटी के केसेस में। ठीक है? मतलब अगर कोई पीएसयू का एम्प्लॉय है, कोल इंडिया का, सेल का, एनटीपीसी का, किसी का भी एम्प्लॉय है, तो हर केस में क्या होगा, वो जो एम्प्लॉय है ना, वो इट विल बी ट्रीटेड एज अ प्राइवेट एम्प्लॉयर, जैसे जिसको ट्रीट करते हैं। तो मतलब जैसे आप किसी भी एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज के काम के लिए केस किया जा सकता है, उसी तरह किसी भी स्टेट भी अगर है, कोल इंडिया, एनटीपीसी या कोई मिनिस्ट्री है जिसके अंदर कोई एम्प्लॉय है, उसने कोई गलती करी, उसके लिए उस मिनिस्ट्री को भी उसी तरीके से उसके ऊपर केस किया जा सकता है, कोल इंडिया पे केस किया जा सकता है एम्प्लॉय के करतूतों के लिए, है ना। तो स्टेट इज ट्रीटेड लाइक एनी अदर एम्प्लॉयर। तो ये हम समझ गए प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, जितने भी पार्टनर्स होते हैं सब पे इक्वली वो लायबल होते हैं, कोई एक्ट किसी एक ने किया तब भी। और स्टेट को भी हम एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते हैं, एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक है न्यूजेंस। अब देखो न्यूजेंस ना दो तरह के होते हैं, एक होता है पब्लिक न्यूजेंस, एक होता है प्राइवेट न्यूजेंस। पब्लिक न्यूजेंस क्या होता है? जब कि एक जनरल पब्लिक, कुछ लोग हैं जिनके राइट्स को इंटरफेयर किया जा रहा है, तो पब्लिक न्यूजेंस को हम टॉर्ट्स में नहीं देखेंगे बिकॉज वो एक क्राइम है, इट इज कंसिडर्ड अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। तो उसको हम एज अ क्राइम डील करते हैं और बीएनएस में उसको देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता में। पार्टनर्स, सॉरी, एंड प्राइवेट पार्टीज जो होते हैं ना, वो किसी भी पब्लिक न्यूसेंस के लिए केस फाइल नहीं किस कर सकते हैं, सिविल केस सूट्स फाइल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्राइम अगर स्टेट के खिलाफ हो रहा है, क्राइम किसी पार्टी के खिलाफ तो हो नहीं रहा है, क्राइम हो रहा है स्टेट के खिलाफ, तो सिर्फ स्टेट ही उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, और स्टेट एक्शन लेगा मतलब वो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आएगा, वो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आएगा। प्राइवेट पार्टीज एक्शन लेंगे, कब ले सकते हैं वो? अगर प्राइवेट न्यूसेंस का केस हो, मतलब किसी एक या कुछ किसी एक के खिलाफ, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ हो, तो कोई एक व्यक्ति प्राइवेट न्यूसेंस का केस कर सकता है। प्राइवेट न्यूसेंस कब होता है? जब वो
कोई प्राइवेट पार्टी है जो जिसको परेशानी हुई है, तो वो एक टॉर्ट एक्शन ले सकता है, और वो सिविल केस है। और क्योंकि ये सिविल केस है प्राइवेट न्यूसेंस, इसलिए इसमें क्या मिलता है, इसमें कंपनसेशन मिलता है। और क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस क्या है, वो एक क्राइम है, तो क्राइम में तो कंपनसेशन का कोई आधार होता नहीं है, तो ये क्योंकि क्राइम है इसलिए इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा पनिशमेंट। क्राइम में हमेशा मिलता है पनिशमेंट, इसमें पनिशमेंट मिलता है। किसमें, पब्लिक न्यूसेंस में, और प्राइवेट न्यूसेंस में मिलता है कंपनसेशन। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि अगर प्राइवेट न्यूसेंस हो रहा है तो किस कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे कंपनसेशन मिलेगा और कहां पे नहीं मिलेगा। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो इंटरफेरेंस है वो अनरीजनेबल है, तो कंपनसेशन मिलेगा। अनरीजनेबल का मतलब क्या होता है, मतलब कि कोई जो गलती है वो क्या है वो गलती, वो नहीं होनी चाहिए थी। जो इंटरफेरेंस है वो अनरीजनेबल है। रीजनेबल इंटरफेरेंस पे कोई कंपनसेशन नहीं बनेगा। और वो क्या होता है हम डिटेल में थोड़े टाइम में समझेंगे। इंटरफेरेंस मस्ट बी विद द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ द प्लेंटिव्स प्रॉपर्टी। जिसने कंप्लेंट किया है उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इंटरफेरेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए पर्सन बी के घर में घुस गया, तो यहाँ पे टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास लगेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बी का जो घर है, जो बी की प्रॉपर्टी है, उसका इस्तेमाल किया गया है बी को परेशान करने के लिए। तो हम कह सकते हैं ना, द इंटरफेरेंस वॉज विद द यूज ऑफ प्लेंटिव्स प्रॉपर्टी। और दूसरा, द प्लेंटिव मस्ट हैव सफर्ड सम डैमेज एज अ रिजल्ट। उसके कारण प्लेंटिव को कोई डैमेज भी होना चाहिए, है ना। वो घर में घुस आया, उसके कारण कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है। या तो मान लो कोई फिजिकल डैमेज नहीं हुआ, पर इतना तो हुआ कि भाई उसके घर में आ गया, उसके कारण उसको मेंटल एगनी हुई, उसको डर लगने लगा कि मेरे घर में कोई भी घुस सकता है, तो उस तरह का भी डैमेज चलेगा। पर डैमेज होना चाहिए। या तो घर में घुस के उसका गमला तोड़ दिया, तो वो तो साफ साफ दिख रहा है डैमेज है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरफेरेंस जो हो रहा है वो विद द यूज ऑफ प्लेंटिव प्रॉपर्टी हो रहा है, और उसके कारण प्लेंटिव ने कोई डैमेज सफर किया हो। डिफेंसेस टू प्राइवेट न्यूसेंस। क्या क्या डिफेंस है प्राइवेट न्यूसेंस? पहला क्या है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो अगर जो प्राइवेट न्यूसेंस हो रहा है वो, है ना, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस जो हो रहा है, अगर उसका जो कारण है वो कोई लीगल चीज है, मतलब कोई ऐसी चीज है जिसको स्टेट ने ऑथराइज किया है, तो उस केस में प्राइवेट न्यूसेंस का केस नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए जो है उसने एक घर किराए पे लिया, बगल में रेलवे स्टेशन है, एकदम बगल में, जिसके कारण पर्सन ए के घर में आवाज आती है ट्रेन की आने जाने की, और उसके घर के लोग सो नहीं पाते हैं। तो अगर इस समय पर्सन ए प्राइवेट न्यूसेंस का टॉर्ट क्लेम करता है, तो वो वैलिड क्लेम नहीं माना जाएगा। क्योंकि क्योंकि बगल में जो रेलवे स्टेशन है, इट वाज ऑथराइज्ड अंडर अ स्टैट्यूट, है ना। क्योंकि रेलवे ने बनाया है तो सारे लीगली इन्फोर्सिबल तरीके से बनाया होगा। रेलवे ने जमीन आवंटित करी होगी, उसके सारे लॉज फॉलो हुए होंगे। तो अगर सारे लॉज फॉलो हुए हैं और सरकारी काम हो रहा है ना, इट हैज बीन ऑथराइज्ड अंडर अ स्टैट्यूट, तो उस केस में टॉर्ट क्लेम नहीं बनेगा। तो अगर सरकार द्वारा ऑथराइज्ड काम हुआ है तो वहां पर टॉर्ट क्लेम नहीं बनता है। दूसरी चीज समझना है, डिफेंस से जो प्राइवेट न्यूसेंस का, अगर किसी को बचना है प्राइवेट न्यूसेंस के केस से, तो क्या कर सकता है कि अगर वो बोल सकता है कि अगर पर्सन ए ने, मान लो पर्सन ए है, ठीक है, और पर्सन बी जो है वो जोर जोर से गाना गाने की आदत है, वो शास्त्रीय संगीत के गायक हैं और वो खूब जोर जोर से गाना गाते हैं। तो पर्सन ए जो है वो क्या करता है, वो कंप्लेंट करता है, टॉर्ट का क्लेम करता है कि भाई पर्सन बी के गाना गाने की वजह से मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है। तो कोर्ट पूछेगा, भाई ये पर्सन बी कोई अभी भी गाना गा रहा है क्या, नया नया शुरू किया है क्या इसने? बोला नहीं भाई, ये तो 25 साल से गा रहा है। तो कोर्ट बोलेगा कि भाई ऐसा बताओ, 25 साल से ये गाना गा रहा था, आपको आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आज अचानक से क्यों हो रही है? तो ये आपको समझना होगा कि यहाँ पर टॉर्ट क्लेम नहीं मिलेगा। यहाँ पर टॉर्ट क्लेम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि
अगर कोई चीज किसी व्यक्ति को बहुत समय तक डिस्टर्ब नहीं कर रही है, और ये बहुत समय जो जनरली लिया जाता है वो 20 साल का है, तो 20 साल तक अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर रही है, तो 20 साल के बाद अचानक वो व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि ये चीज अब सडनली मुझे डिस्टर्ब कर रही है ना। तो लॉ यही बोलता है कि अगर कोई इंसान जो प्लेंटिव है वो बहुत समय तक उसने ऑब्जेक्ट नहीं किया है किसी चीज को लेके, तो अचानक से ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता टर्न अराउंड करके। और व्हाट इज नॉट अ डिफेंस टू न्यूजेंस, क्या क्या डिफेंस नहीं है न्यूजेंस में। पहला ये, मतलब ये जो है ना, ये इसको समझना है, क्योंकि ऐसा अगर कोई डिफेंस लेता है तो वो गलत है, वो वैलिड नहीं है। तो नॉट अ डिफेंस टू से दैट अदर्स असिस्टेड इन कॉजिंग द न्यूजेंस, कोई ये नहीं बोल सकता है कि दूसरों ने के कारण मुझे न्यूजेंस करना पड़ रहा है और इसलिए मेरा जो मेरे खिलाफ जो केस किया है न्यूजेंस का वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की पार्किंग है, किसी ने किसी फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए ये है, पर्सन ए की गाड़ी की पार्किंग है, पर्सन बी की गाड़ी की पार्किंग है। तो ऐसा हो रहा है कि पर्सन ए की गाड़ी की पार्किंग में पर्सन सी ने अपनी गाड़ी लगा दी, और पर्सन ए अब क्या करता है, वो जाके पर्सन बी के गाड़ी की पार्किंग के पास का जो जगह है वहां पे अपना गाड़ी पार्क कर देता है। तो पर्सन बी अगर पर्सन ए पे अब टॉर्ट क्लेम करेगा कि भाई तुमने मेरी गाड़ी की पार्किंग के समय के जगह पे अब मेरी अपनी गाड़ी पार्क कर ली, तो वो टॉर्ट क्लेम वैलिड होगा। यहाँ पर पर्सन ए ये नहीं बोल सकता है कि क्योंकि मेरी जगह पे पर्सन सी ने गाड़ी पार्क कर दी इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने पर्सन बी के सामने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। क्यों? क्योंकि अदर्स असिस्टेड ये एक वैलिड डिफेंस नहीं है टॉर्ट क्लेम के लिए, कि किसी और ने क्योंकि गलती करी इसलिए मुझे भी गलती करनी पड़ गई, ये वैलिड डिफेंस नहीं है टॉर्ट क्लेम के लिए। ठीक है। सेकंड, ये भी कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि मैं जो न्यूजेंस का सोर्स है ना वो पब्लिक गुड है। अब कोई व्यक्ति है वो मान लो वो म्यूजिक थेरेपी करता है और वो जोर जोर से गाना बजाता है अपने घर में, और जब आसपास के लोग कंप्लेंट करते हैं तो वो बोलेगा भाई मैं तो पब्लिक गुड कर रहा हूँ, मैं म्यूजिक थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं गाने से सबको ठीक करता हूँ। तो आसपास के लोग बोलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके कारण मुझे न्यूजेंस हो रहा है। तो कोर्ट बोलेगा हाँ न्यूजेंस हो रहा है, मतलब आपका जो जो डिफेंस है ना कि यू आर डूइंग अ पब्लिक गुड, वो वैलिड नहीं है ना। पब्लिक गुड इज नॉट अ वैलिड डिफेंस। क्यों? क्योंकि न्यूजेंस हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो न्यूजेंस है तो न्यूजेंस है। अब पब्लिक गुड हो पब्लिक बैड हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये भी नहीं बोल सकता प्लेंटिफ कि ऐसा नहीं बोल सकता कि प्लेंटिफ ने खुद को एक पोजीशन में डाला जहां पे न्यूसेंस उसको सफर करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है जो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में आ रहा है और बगल में एक वर्कशॉप शुरू कर दिया किसी ने, आयरन का वर्कशॉप, जिसकी वजह से बहुत शोर हो रहा है। ए को दिक्कत हो रहा है, वहां पे एक एक घर में सबको दिक्कत हो रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, नींद नहीं आ रही है क्योंकि वो रात भर काम होता है वहां पे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर टॉर्ट क्लेम किया ए ने बी, ये वर्कशॉप वाले के खिलाफ, लेट सपोज वो बी है उसका नाम, उसके खिलाफ टॉर्ट क्लेम किया, तो यहाँ पर बी ये नहीं बोल सकता कि भाई ए का घर बगल में है मेरे वर्कशॉप से, मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है, ए का घर ही बगल में है। तो ये भी नहीं बोल सकता है कि ए का घर बगल में है तो उसने अपने आप को ऐसे पोजीशन में डाला जहां उसको न्यूसेंस सफर करना पड़ रहा है, तो ये वैलिड क्लेम नहीं होगा टॉर्ट का। ठीक है, ऐसा वो नहीं बोल सकता है। यहाँ पर टॉर्ट क्लेम वैलिड है, जो ए ने क्लेम किया है वो वैलिड है। ठीक है। और बी ये डिफेंस नहीं दे सकता है कि क्योंकि उसका घर बगल में है मैं क्या करूं, ही हैज पुट हिमसेल्फ इन दैट पोजीशन। और ये भी नहीं हो सकता है कि ए बोलेगा कि आई, या बी, यहाँ पे बी की बात करें, ये बोलेगा आई हैव टेकन रीजनेबल केयर, मतलब ये बोलेगा मैं तो आवाज अपनी वर्कशॉप की धीमी रखता हूँ, ए को पता नहीं क्यों दिक्कत हो जाती है। ये डिफेंस नहीं यूज होगा। ए को दिक्कत हो रही है ना, बस दैट इज ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट, कि हाँ ए को दिक्कत हो रही है। ये नहीं बोल सकता है बी की दैट आई टुक रीजनेबल केयर और फिर हो रहा है तो मैं क्या करूँ, दिक्कत, वो नहीं हो सकता है ना। तो ये डिफेंस के लिए यूज नहीं हो सकता है कि आई टुक रीजनेबल केयर इवन देन प्रॉब्लम एग्जिस्ट। अब देखते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है।
तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब ये होता है कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फंसा दे विद द रॉन्ग इंटेंशन, है ना। पर्सन ए ने पर्सन बी को केस कचहरी में फंसा दिया और उसमें जो उसका इंटेंशन था वो था बी को हार्म करने का, वो इंटेंशन ही रॉन्ग था, वो इंटेंशन ही रॉन्ग था। तो ये नहीं हो सकता है, ये मतलब हो सकता है बट ये गलत है। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में इंटेंशन, बैड इंटेंशन चाहिए, होना चाहिए, ज़रूरी है। दूसरा, अब इसका मतलब क्या है कि अगर एक पर्सन है वो एक क्रिमिनल केस फाइल करता है किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ, जबकि उसको पता है कि दूसरा पर्सन इनोसेंट है, लेकिन वो स्टेट को नहीं बताता है कि वो पर्सन इनोसेंट है, तो वहां पे टॉर्ट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कमिट हो गया है। और वहां पे पर्सन जो, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए है, ठीक है, और पर्सन बी है। पर्सन ए ने पर्सन बी को ये जानते हुए कि पर्सन बी इनोसेंट है, पर्सन बी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू करवा दी, केस करके और एफआईआर करवा के, और बाद में पर्सन बी बरी हो जाता है, तो पर्सन बी पर्सन ए के खिलाफ टॉर्ट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कर सकता है। और रिक्वायरमेंट्स क्या है टॉर्ट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए, कि सबसे पहले तो प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, राइट, प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। दूसरा, जो प्रोसिक्यूशन है उसका कोई रीजनेबल कॉज नहीं होना चाहिए, मतलब बिना वजह के फंसाया गया है उसको केस में। तीसरा, प्लेंटिफ को शो करना पड़ेगा कि बैड इंटेंशन था, जिस इंसान ने कंप्लेंट किया, जिस इंसान ने कंप्लेंट किया मतलब फंसाया, उसका इंटेंशन बैड था। उस बैड इंटेंशन के साथ उसने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किया, बैड इंटेंशन के साथ फंसाया कोर्ट कचहरी में। और प्लेंटिफ का अक्विट होना भी जरूरी है। अगर मान लो बाद में कोर्ट ने प्लेंटिफ को सजा दे दी, बोली कि नहीं भाई ये जो बोल रहा है, जो डिफेंडेंट ने जो केस करा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन ए ने पर्सन बी पे केस किया और पर्सन बी तो बोल रहा है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, पर कोर्ट ने बोला कि नहीं यार इसकी जो बात कर रहा है इसमें दम है, बी को सजा सुनाया जाए। तो बी को सजा सुना दी अगर कोर्ट ने, अक्विट नहीं हुआ बी, तो फिर बी उस केस में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का टॉर्ट नहीं कर सकता है। उसके लिए बी का अक्विट होना बहुत जरूरी है, मतलब बाइज्जत बरी होना बहुत जरूरी, तभी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस किया जा सकता है। और इसके कारण प्लेंटिफ नीड्स टू हैव सफर्ड डैमेज, प्लेंट ये दिखाना होगा कि प्लेंटिफ को ने डैमेज सफर किया मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के कारण, ये भी दिखाना पड़ेगा। नेग्लिजेंस क्या होता है? नेग्लिजेंस, तो नेग्लिजेंस प्रूव करने के लिए, है ना, नेग्लिजेंस प्रूव करने के लिए ये दिखाना पड़ता है, कुछ तीन चीजें हैं। पहला, ये दिखाना पड़ेगा कि जो डिफेंडेंट है ना, उनकी केयर करने की ड्यूटी थी टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। अब इसके ऊपर ना एक बहुत अच्छा केस है, डोनो वर्सेस स्टीवेंसन। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होती एक लड़की होती है और वो बियर पी रही होती है ना, वो बियर पी रही होती है एक रेस्टोरेंट में, और आधी बियर पीने के बाद उसको दिखता है कि बियर के बॉटल में ना, बियर के बॉटल में, बियर के बॉटल में क्या है, बियर के बॉटल में एक सड़ा हुआ स्नेल है, पुराना। अब वो जो व्यक्ति है, वही जो लड़की है जो बियर पी रही है, वो क्या करती है, वो टॉर्ट क्लेम करती है। किसके खिलाफ वो करती है? कंपनी के खिलाफ, ठीक है, जो कंपनी, उस कंपनी के खिलाफ जो वो बियर बेच रही होती है। तो कंपनी बोलती है कोर्ट में कि भाई ऐसा है, मैं तो कभी इस कस्टमर से मिला भी नहीं, हमारी तो कोई मुलाकात भी नहीं हुई, इसने एक रेस्टोरेंट में ये बियर खरीदी और पी, तो ये केस रेस्टोरेंट के ऊपर करे, हम कौन होते हैं केस झेलने वाले? तो कोर्ट बोलता है यहाँ पे कि बिकॉज यू आर मैन्युफैक्चरिंग दिस बियर, सो देयरफॉर यू ओ अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स everyone who consumes this beer. So you have this duty to care for everyone who consumes this beer, your end consumers, and you ब्रीज दैट ड्यूटी। क्यों? क्योंकि तुमने इंश्योर नहीं किया कि वो जो बियर है वो सही क्वालिटी का है, तुमने इंश्योर नहीं किया, तभी तो स्नेल मिला उसमें, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस द प्लेंटिफ सफर डैमेज,